हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एस्पाला ट्यूटोरियल्स। मैं हूं श्वेता बाला और स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे इस चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोबियल फर्मेंटेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी माइक्रोबियल फर्मेंटेशन के बेसिक्स के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से माइक्रोबियल फर्मेंटेशन के थ्रू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन होता है। सो ये टॉपिक जो है कम्प्लीटली CSIR नेट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सो मैं उसमें उन्हीं मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करूंगी जो कि CSIR नेट के अकॉर्डिंग पूछे जा सकते हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन। बट बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन टू गेट द अपडेट्स ऑफ माई अपलोडेड वीडियोज़। ओके, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, साथ ही साथ अधिक से अधिक शेयर भी करें। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका कि हम माइक्रोबियल फर्मेंटेशन के थ्रू प्रोडक्शन करवाते हैं। ओके, सो सबसे पहला है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आप ले लें अल्कोहल, एसीटोन, ब्यूटेनॉल, ग्लिसरॉल, ये सारे जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में आते हैं। एंड अल्कोहल के अंदर में आप देखेंगे तो इथेनॉल फर्मेंटेशन इज़ वेरी कॉमन। सो जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं इथेनॉल फर्मेंटेशन से रिलेटेड आते हैं। ओके, सेकेंड है ऑर्गेनिक एसिड लाइक साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड एक्सेट्रा। थर्ड इज एंटीबॉडीज। फोर्थ इज अमाइनो एसिड्स। फिफ्थ इज विटामिन्स and sixth and the most common is the fermented food and alcoholic beverages like cheese, yogurt, bread. Even our South Indian cuisines like dosa, idli or Gujarati dishes like dhokla, in all these we use fermentation. Okay, ये सारे cuisines बनाने के लिए हम क्या करते हैं, fermentation process का इस्तेमाल करते हैं। So ये काफ़ी common है। ओके, तो आज के इस लेसन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के प्रोडक्शन को, कि किस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो हैं उनका प्रोडक्शन होता है। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द माइक्रोबियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, ब्यूटेनॉल एंड एसीटोन। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं इथेनॉल के फर्मेंटेशन के बारे में। ओके, सो इथेनॉल के बारे में थोड़ा पहले हम लोग एक आइडिया ले लेते हैं कि क्यों इथेनॉल का फर्मेंटेशन करवाया जाता है। क्योंकि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा। ठीक है, अगर किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं है तो फिर हम उसके बारे में क्यों सोचेंगे। सो इथेनॉल जो है एक बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ मोटर फ्यूल है। ओके, सो इथेनॉल का यूज़ जो है कई कंट्रीज़ में एज अ मोटर फ्यूल किया जाता था। ठीक है, इन द बिगनिंग स्टार्टिंग में इथेनॉल जो है हमें पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ जो थी उनसे मिल जाया करता था। बट धीरे धीरे समय के साथ जैसे जैसे ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कमी होने लगा एंड अदर सोशल इकोनॉमिक रीजंस की वजह से भी साइंटिस्ट ने दूसरे अल्टरनेटिव्स को ढूंढने की कोशिश की एंड दे फाइनली फाउंड द बैक्टीरियाज दैट आर एबल टू प्रोड्यूस द इथेनॉल with the very low cost substrates. Okay, और ये सबस्ट्रेट जो थे जो डेवलपिंग कंट्रीज थे उनमें बहुत ईजिली अवेलेबल था। तो इसकी शुरुआत जो हुई सबसे पहले ब्राज़ील में हुई। ब्राज़ील ने सबसे पहले जो है ऐसे प्लांट सेटअप किए जहाँ पे कि लो कॉस्ट रॉ मटेरियल की मदद से डिफरेंट बैक्टीरिया से जो है इथेनॉल का फर्मेंटेशन एंड डिस्टिलेशन का शुरुआत हुआ। और इसके लिए ब्राज़ील ने बाकायदा वहाँ पे ऐसे प्लांट्स भी लगाए जो कि एज ए रॉ मटेरियल यूज हो सके इथेनॉल के फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज़ में। ओके, प्रायर टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हम कैन से देयर आर मेनी मोटर कंपनीज who designed their motors engine for the on the basis of कि वो इथेनॉल फ्यूल पे चल सके, ऐसे उन्होंने मोटर व्हीकल्स को डिज़ाइन किया। बट धीरे धीरे
जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, बिकॉज वहाँ पे रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा नहीं मिल पा रहा था उन्हें, सो फाइनली उन्होंने जो है वो वापस से पेट्रोलियम पे ज़्यादा रिलाई करना शुरू किया। एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ के केस में इथेनॉल जो है कि ईजिली मिल जाता है एंड इट इज़ ऑल्सो इको फ्रेंडली। ओके, तो इथेनॉल को हम लोग ग्रीन फ्यूल भी कहते हैं, बिकॉज जब हम इथेनॉल को यूज़ करते हैं एज अ पेट्रोल, सो इट प्रोड्यूसेस लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। सो इससे क्या है कि हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ होगा। ओके, कुछ इसके डिमेरिट्स भी हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि इथेनॉल जो है वो जो इथेनॉल मोटर्स में या कार्स में, जो व्हीकल्स में जो फ्यूल कंटेनर्स होते थे जनरली अलॉय के होते थे, तो उनके साथ ये रिएक्ट कर जाता था और अगर लंबे समय तक इसका इस्तेमाल नहीं होते रहता था तो क्या होता था कि जो कंटेनर्स होते थे फ्यूल कंटेनर्स उसमें होल हो जाते थे बिकॉज ऑफ इथेनॉल। ओके, तो कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ एडवांटेजेस भी हैं, इसके अलावा भी इसके कई इस्तेमाल होते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसके प्रोडक्शन के बारे में कि सबसे पहले इसके बारे में किसने पता लगाया, कैसे ये इंडस्ट्री डेवलप्ड किया। ओके, सो इथेनॉल फर्मेंटेशन को हम कॉमनली अल्कोहल फर्मेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। ओके, इथेनॉल फर्मेंटेशन जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि क्या होता है, शुगर्स जो होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ये सारे शुगर्स जो है इनको बैक्टीरिया जो है अपने सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करती है और इसे इन शुगर्स को क्या करती है, सेलुलर एनर्जी और इसके बाई प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती है। सो बेसिकली ये जो इथेनॉल होता है ये बाई प्रोडक्ट्स होता है सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन के दौरान। ओके, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है उसी तरह इथेनॉल भी एक तरह का मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ओके, एंड ये कम्प्लीटली एक एनएरोबिक प्रोसेस होता है। नाउ नेक्स्ट, सो अब हम बात कर लेते हैं कि इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए हम किस तरह के रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं, कौन कौन से माइक्रोबियल स्पीसीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज एग्ज़ाम में आप देखोगे तो इन रॉ मटेरियल से या फिर माइक्रोबियल स्पीसीज़ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि आपको दे दिया जाएगा कि मेथनॉल प्रोडक्शन करना है, इनमें से कौन सी बैक्टीरिया इस्तेमाल होगी, तो वो आपको मैच द कॉलम्स में जनरली इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन मैं ट्राई करूँगी कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में फ्रॉम दिस टॉपिक मैं उनको सॉल्व करवा दूँ, बिकॉज एग्जामिनेशन इज़ रियली वेरी नियर। तो मैं कोशिश करूँगी कि इस टॉपिक के बीच में, यानी जो पूरा हमारा ये चल रहा है सीरीज़, उस सीरीज़ को कंप्लीट करने के पहले मैं इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में जो डालूँ उसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवा दूँ, ताकि आपके लिए कम समय में ज़्यादा चीज़ जानने का एक मौका हो। ओके, तो चलिए अभी बात करते हैं हम इथेनॉल के प्रोडक्शन के बारे में। इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए हम काफ़ी सारे रॉ मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इन रॉ मटेरियल्स को हम बेसिकली देखें तो 3 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, शुगरी मटेरियल्स, स्टार्ची मटेरियल्स एंड सेल्यूलोजिक मटेरियल्स। ओके, शुगरी मटेरियल्स के अंदर आ जाएंगे मोलासेस, शुगर केन, शुगर बीट, स्वीट पोटैटो, स्वीट सोरगम, वे, सल्फाइट वेस्ट, सुक्रोज, लैक्टोज एंड ग्लूकोज। ओके, स्टार्ची मटेरियल्स में आपके आ जाएंगे वीट, मेज, यानी जितने भी सीरियल्स हैं, बार्ली, कॉर्न, राइस, ये सारे आपको आ जाएंगे स्टार्ची मटेरियल के अंदर। इसके अलावा स्टार्ची रूट्स लाइक पोटैटो, टापियोका, ये सारे जो हैं आपको स्टार्ची मटेरियल के अंदर हैं। व्हीट फ्लोर, कॉर्न फीड, ये सारे आपको स्टार्ची मटेरियल के अंदर आएंगे। थर्ड है हमारा सेलुलोजिक मटेरियल। सेलुलोजिक मटेरियल यानी जिसमें सेलुलोज की मात्रा अधिक है, लाइक वुड, सॉडस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, पेपर वेस्ट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ये सारे जो है सेलुलोजिक मटेरियल में आते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंट माइक्रोब्स के बारे में जिसका कि इस्तेमाल हम लोग करते हैं फॉर द इथेनॉल प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम 2 तरह के माइक्रोब्स इस्तेमाल करते हैं। पहला तो है ईस्ट
और दूसरी है बैक्टीरियाज, ठीक है। सो ईस्ट में हम सैकेरोमाइसिस सर्विसिया जो है इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके बाद है एस लिप्सोडियस एंड क्ल्यूवेरोमाइसियस फ्रिजिलस। ये 3 ईस्ट के जो स्ट्रेन्स हैं इनका हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। ओके, नेक्स्ट है बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया में हम ज़ाइमोमोनास मोबिलिस, कैंडिडा स्यूडोट्रॉपिकलिस और सी यूटिलिस का इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इनके सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी जो सबस्ट्रेट है जिन पे ये वर्क करते हैं वो भी डिफरेंट है। लाइक सैकेरोमाइसिस जो है वो स्टार्च एंड शुगर पे वर्क करता है, यानी इसके लिए स्टार्ची या शुगरी मटेरियल होगा तो वो उस पर वर्क कर पाएगा ईजिली। एस इलिप्सोडियस भी स्टार्च एंड शुगर पे काम करता है एंड क्ल्यूवेरोमाइसिस फ्रिजिलिस जो है वो भी स्टार्च एंड शुगर पे काम करता है। बैक्टीरिया में देखें तो इसमें थोड़ा वेरिएशन दिखता है, जैसे ज़ाइमोमोनास आपको स्टार्च के ऊपर अच्छे से वर्क करता है, तो वहीं कैंडिडा स्यूडोट्रॉपिकलिस जो है वो लैक्टोज एंड वे पे काम कर सकता है। सी यूटिलिस जो है वो सल्फाइड वेस्ट पे अच्छे से काम करता है। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि ये बैक्टीरिया जो हैं किस तरह से स्टार्च को इथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये बेसिक बायोसिंथेसिस है, एक्चुअल केमिकल रिएक्शंस क्या हो रहे हैं इथेनॉल प्रोडक्शन के दौरान, पहले हम उसको देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस क्या क्या हैं। ओके, तो पहले बायोसिंथेसिस को समझते हैं, देन हम समझेंगे कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस क्या है, किस तरह से उसकी प्रोडक्शन हो रही है। ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले क्या होता है कि जो ग्लूकोज है या स्टार्च मटेरियल आप कह लें जो भी, उसका हाइड्रोलाइसिस होता है एंड गेट कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज एंड फर्दर जो है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू द पायरुवेट। ओके, देन इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट एंजाइम, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, ये क्या होगा एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा एंड एज कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है। आफ्टर दैट अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज आएगा यहाँ पे और इन द प्रेजेंस ऑफ NADH प्लस H प्लस के प्रेजेंस में ये एसिटल्डिहाइड को क्या करेगा इथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है। सो एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली होगी कि यहाँ से पायरुवेट से लेकर के जो रेस्ट प्रोसेस होता है वो एनएरोबिक सिचुएशन में होता है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है वो एब्सेंट होता है, तभी पायरुवेट क्या होगा वो एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। ओके, चलिए अगर यहाँ पे हम एरोबिक कंडीशन डाल दें तो क्या होगा, सवाल ये उठता है कि यहाँ पे पायरुवेट जो है वो एनएरोबिक यहाँ पे मीडियम है, यानी एनएरोबिक मीडियम है। ओके, एनएरोबिक है, O2 नेगेटिव है, यहाँ पे सिचुएशन O2 नेगेटिव है। ओके, बट अगर यहाँ पे ऑक्सीजन एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट हो देन क्या हो सकता है, इफ द ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन एडिक्वेट अमाउंट देन क्या होगा, द माइक्रोब यूटिलाइजेस द ग्लूकोज कंटेन इन द मीडियम विदाउट प्रोड्यूसिंग अल्कोहल, वो अल्कोहल का प्रोडक्शन नहीं करेंगे। जिस तरह से हम हमारे मसल सेल्स में देखते हैं क्या होता है, जब हम एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई कम जाती है एंड देन वहाँ पे लैक्टेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे बैक्टीरिया क्या हो रहा है, जब वो स्ट्रेस सिचुएशन में आता है, जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है देन वो अल्कोहल का प्रोडक्शन करता है फॉर इट्स सर्वाइवल। ओके, अगर उसको ऑक्सीजन एडिक्वेट अमाउंट में मिल रहा है देन वो क्या करेगा, वो अपना नॉर्मल प्रोसेस जो है उसको कैरी आउट करेगा, बट यहाँ पे क्या हो रहा है उसको स्ट्रेस दिया जा रहा है। तो जब हम प्रोडक्शन करवाते हैं इंडस्ट्री में तो क्या करते हैं, स्टार्टिंग में बैक्टीरिया को पहले हम ग्रोथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट जब ये ग्रोथ हो जाता है तब हम क्या करते हैं सडनली ऑक्सीजन का विड्रॉल करते हैं और बैक्टीरिया जो होती है या जो भी माइक्रोब्स हम यूज़ कर रहे हैं उसको क्या करते हैं स्ट्रेस कंडीशन में डालते हैं। ऐसे में क्या होता है जब वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है
तो वो क्या होता है, उनका ग्रोथ जो होता है वो स्लो डाउन हो जाता है एंड फॉर देयर सर्वाइवल दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इथेनॉल। ओके, सो यहाँ पे इथेनॉल के प्रोडक्शन में टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, नाउ वेयर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इथेनॉल प्रोडक्शन बाय द फर्मेंटेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, सबसे पहले जो रॉ मटेरियल्स होते हैं ओके उनका प्री ट्रीटमेंट किया जाता है। सो प्री ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है, यहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स हैं जनरली वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। सो उतने अधिक कॉम्प्लेक्स मटेरियल को यूज़ करने के लिए बैक्टीरिया या जो यीस्ट है वो इजीली कंफर्टेबल नहीं होते हैं। सो इसलिए हम क्या करते हैं कि बिकॉज उन्हें इजीली ग्लूकोज अवेलेबल हो सके, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको पहले हम प्री ट्रीटमेंट देते हैं बाय हाइड्रोलाइसिस और क्लैरिफिकेशन और फिल्टरेशन, एनी प्रोसेस। ओके, इनमें से किसी भी प्रोसेस के थ्रू हम उन्हें प्री ट्रीटमेंट देते हैं एंड उनको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं ताकि जो ग्लूकोज है वो माइक्रोब को ईजिली अवेलेबल हो सके। तो इसमें अलग अलग जो हमने देखे थे डिफरेंट अलग अलग क्लासेस देखे थे रॉ मटेरियल्स के, लाइक स्टार्ची, शुगरी, सेलुलोजिक। तो इन सभी क्लासेस को अलग अलग लेवल के प्री ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। जैसे कि शुगरी या स्टार्ची जो मटेरियल्स होंगे, रॉ मटेरियल्स, जनरली उन्हें बहुत माइल्ड प्री ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है या फिर कभी कभी बिना प्री ट्रीटमेंट के उन्हें डायरेक्ट हम यूज़ कर लेते हैं। बट जो सेलुलोजिक मटेरियल्स हैं उन्हें हमें अच्छे से प्री ट्रीटमेंट देना होता है। ठीक है, आफ्टर गिविंग द प्री ट्रीटमेंट देन व्हाट वी डू, वी स्टरलाइज द प्रोडक्ट्स। ओके, बिकॉज स्टरलाइजेशन अगर नहीं होगा देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ कंटामिनेशन, और कंटामिनेशन अगर हो रहा है तो हमें जो प्रोडक्ट चाहिए मे बी वो जो है हमें सही से नहीं मिल पाए। थर्ड देन है जब हम स्टरलाइजेशन कर ले हैं, आफ्टर दैट वी डू फर्मेंटेशन। ओके, एंड फर्मेंटेशन के लिए यहाँ पे हम क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, हमारा प्री कल्चर। ये प्री कल्चर को हम फर्मेंटेशन प्रोसेस में यूटिलाइज करते हैं एंड आफ्टर द फर्मेंटेशन, जब ये फर्मेंटेशन हो जाता है तो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट का सेपरेशन करेंगे। ओके, सो फर्मेंटेशन के लिए हम दो तरह के फर्मेंटेशन जनरली देखने को मिलते हैं। पहला है बैच फर्मेंटेशन और दूसरा है कंटिन्यूस फर्मेंटेशन। सो बैच फर्मेंटेशन जनरली ब्राज़ील में इसको सबसे पहले ऑप्ट किया गया था एंड आफ्टर दैट कंटिन्यूस फर्मेंटेशन जो है, कंटिन्यूस फर्मेंटेशन को इस्तेमाल में लाया गया एंड ये देखा गया कि कंटिन्यूस फर्मेंटेशन जो है उसके इस्तेमाल से जो प्रोडक्शन है वो 10 to 12 फोल्ड बढ़ जाता है। सो आज की डेट में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस फर्मेंटेशन प्रोसेस को इस्तेमाल में लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूस फर्मेंटेशन के लिए एक आइडियल पीएच हमको सेट करना होता है जो कि अराउंड 4 to 4.5 होता है। पीएच क्या होगा आपका यहाँ पे 4 to 4.5 हम पीएच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पीएच ना एसिडिक होना है ना ही बेसिक हो। एंड टेम्परेचर जो है यहाँ पे, टेम्परेचर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बिकॉज अगर हाई टेम्परेचर हम रखते हैं तो क्या होगा, हमारा इथेनॉल जो है वो इवेपोरेट कर जाएगा। सो वी हैव टू ट्राई टू मेंटेन द टेम्परेचर नियर अबाउट द 21 to 26 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सो 21 to 26 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है बिकॉज अगर इससे अधिक फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर एक्सीड करता है देन देयर इज चांसेस दैट द इथेनॉल जो है वो एवोपरेट हो जाए। ओके, तो हमें फिर जो इसके लिए हमने सारा ये जतन किया है वो फिर हमें मिल नहीं पाएगा। ठीक है, एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट इज द एरेशन और द ऑक्सीजन। So as I told you, initially we supply the oxygen and after the growth of the organism, what we do? We create the anaerobic condition by the withdrawal of oxygen coupled with the production of carbon dioxide. And this total process take 2 to 3 days. ठीक, ओके, तो ये सारा प्रोसेस जो है 2 से 3 दिन लेता है फर्मेंटेशन को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद हम जो है हमारा
सारा मटेरियल जो रेडी रहता है एंड इट स्टार्ट फर्मेंटेशन एंड स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। ओके, सो इस तरह से क्या है, कम्प्लीटली 90 to 95% जो हमारा सबस्ट्रेट होता है वो इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, आफ्टर दैट सेपरेशन व्हाट वी डू देन डिस्टिलेशन एंड dehydration. After dehydration we get the absolute ethanol. Okay, and the last is presence of stillage. ये स्टिलेज जो होता है ये इसे हम क्या कहते हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि इथेनॉल फर्मेंटेशन के बाद हमें मिलता है, बट इट इज़ नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट। हम इसका कई जगह इस्तेमाल करते हैं लाइक एज अ फर्टिलाइज़र और फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू द सिंगल सेल प्रोटीन और एज अ फ्यूल और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेथेनॉल। ओके, so that's about the ethanol. Now next is the butanol and acetone fermentation. So butanol and acetone fermentation के बारे में सबसे पहले 1862 में पास्चर ने ये पता लगाया था कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि ब्यूटेनॉल फर्मेंटेशन करती हैं। इसके बाद 1916 में साइमन विज़मन ने आइसोलेट किए थे कुछ बैक्टीरियाज कल्चर जो कि स्टार्ची मटेरियल को एसीटोन एंड ब्यूटेनॉल में कन्वर्ट करते हैं, और उन्होंने उस कल्चर से पता लगाया कि ये बैक्टीरिया कौन से हैं, कोलेस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटेलिकम। ओके, कोलेस्ट्रीडियम स्पीसीज आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एसीटोन, ब्यूटेनॉल, ब्यूट्रिक एसिड एंड आइसोप्रोपेनॉल थ्रू द फर्मेंटेशन प्रोसेस। ओके, इसके अलावा एसिटोब्यूटेलिकम जो है वो हाई अमाइलेज एक्टिविटी करता है एंड एक बार इस वजह से हम इसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रीडियम बेजेरिकी एंड कोलेस्ट्रीडियम सैकैरोब्यूटेलिकम जो है ये भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स शो करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एसीटोन एंड ब्यूटेनॉल। एंड जस्ट लाइक इथेनॉल ये भी एक एनारोबिक फर्मेंटेशन प्रोसेस है। सो हियर इज द बायोसिंथेसिस ऑफ एसीटोन एंड ब्यूटेनॉल। हियर यू कैन सी कि पायरुवेट, देन एसीटोन, एसिटाइल एंड फाइनली हमें क्या मिल रहा है, ब्यूटेनॉल मिलता है। एंड यहाँ पे यही प्रोसेस अगर आगे जा रहा है विद द एसिटाइल कोएंजाइम ए, सो वी गेट द बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्यूट्रोलिक COA and acetic acid which get converted into the acetone. Okay, now the production of butanol, so it is get production of acetone and butanol को हम 4 phases में divide करते हैं। पहला है production of inoculum, सेकेंड है प्रिपरेशन ऑफ मीडिया, थर्ड है फर्मेंटेशन प्रोसेस एंड चौथा होता है हार्वेस्ट एंड रिकवरी। सो गाइज इस जो टॉपिक है इसमें ज़्यादातर आपको जो है बैक्टीरिया के बारे में पूछा जाता है, आपको बहुत इंडस्ट्रियल प्रोसेस को नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका इस्तेमाल क्या है, एसीटोन एंड ब्यूटेनॉल का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं। सो एट द प्रेजेंट ब्यूटेनॉल इज एक्सटेंसिवली यूज इन ब्रैक फ्लूइड एंटीबायोटिक रिकवरी प्रोसीजर्स, यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड, रेजिन्स, अमाइंस एंड गैसोलीन एडिटिव्स के रूप में एंड एज एस्टर इन द प्रोटेक्टिव कोटिंग इंडस्ट्रीज में। उसके अलावा ब्यूटेनॉल इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ब्यूटाडाइन विच इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक रबर, and acetone is used as an organic solvent and it is also used in the preparation of explosives like trinitrotoluene. Okay, so these are the use of acetone and butanol. So आपको इसमें यूज़ पूछे जा सकते हैं या फिर बैक्टीरियल स्पीसीज के बारे में पूछे जा सकते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। Okay, so that's all for today's session. Here it is the list for the bacteria and which product they form and what are the substrate they using. Okay, so thanks for watching my video. For the more information and query you can join me on Telegram. Guys, please subscribe my channel Aspala Tutorials. Thank you.